चैप्टर 19 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जैव विविधता संरक्षण के लिए यानी बचाने के लिए जो है प्रयास कौन-कौन से किए गए। हम लोगों ने देखा है कि जैव विविधता हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना? आर्थिक महत्व देखा, पर्यावरणीय महत्व देखा, आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व देखा, है ना? व्यापारिक महत्व देखा, औषधीय महत्व देखा, इसीलिए हमें जैव विविधता को बचाना क्या है ज़रूरी। तो सरकार ने और जो अ, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो जैव विविधता संरक्षण हम लोग देखेंगे। तो जैव विविधता का संरक्षण हमारे जीव मंडल तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन तथा सामान्य क्रियाशीलता के लिए जीव जंतुओं तथा वनस्पति की विविधता को बने रहना आवश्यक है। ठीक है, हमारे पारिस्थितिक संतुलन को बनाने के लिए और जीव मंडल को बचाने के लिए हमें क्या करना है, जैव विविधता को बचाना बहुत जरूरी है। किंतु आधुनिक मानव के स्वार्थपूर्ण क्रियाकलाप व उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित विध्वंस से पृथ्वी की जैव विविधता का क्या हो रहा है, निरंतर क्षय हो रहा है, मतलब नष्ट हो रही है तथा जीवों व पादपों की अनेक प्रजातियां तेजी से क्या होती जा रही है, विलुप्त हो रही है या संकटग्रस्त हो रही है। संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। तो विश्व लेवल पे कौन से प्रयास किए गए हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कहेंगे। तो देखो, विश्व में जैव विविधता के निरंतर ह्रास को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, ये फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, इसका गठन हुआ। तो सबसे पहले जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन 1968 में IUCN की क्या की गई, स्थापना की गई। इस संस्था द्वारा 4 वर्ष तक विश्व के विभिन्न पादप व प्राणी जातियों का अध्ययन कर 1972 के अंदर एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका नाम क्या है, रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ा किताब। वैसे इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? इस पुस्तक में लुप्त हो रही जातियों और उनके आवास और वर्तमान में उनकी संख्या को क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया। IUCN ने विश्व की जीव प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 सवर्गों में क्या किया, विभेदित किया। पहला है विलुप्त प्रजातियां, दूसरी है संकटग्रस्त प्रजातियां। पहले आती फिर नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, अति संवेदनशील प्रजाति, चौथी दुर्लभ प्रजाति और पांचवी अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजाति। तो 5 वर्गों के अंदर समस्त जीवों को क्या किया है, डिवाइड किया गया। पहले आती है विलुप्त प्रजातियां, ऐसी जातियां जो विश्व में कहीं पे भी जीवित अवस्था में नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है ना। उनके बारे में हम सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि डोडो, डायनासोर और राइनिया। कहीं पढ़ते हो क्या? नहीं ना। डोडो हम लोगों ने देखा था कि जो मॉरिशस के एक द्वीप पे था और जो है 28 वर्षों के अंदर ही ये क्या हो गया था, खत्म हो गया था, है ना? संकटग्रस्त प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है, जिनका संरक्षण नहीं किया तो ये शीघ्र क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, जैसे कि चीता, बाघ वगैरह। यानी कुछ ही जो अभी है लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, अगर ध्यान नहीं दिया तो ये विलुप्त हो जाएगी। फिर अति संवेदनशील प्रजातियां, ऐसी जातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में क्या हो जाएगी, आ जाएगी। मतलब अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये किस कैटेगरी में चली जाएगी, संकटग्रस्त की कैटेगरी में चली जाएगी, जैसे कि याक, नीलगिरी लंगूर, लाल पांडा, कोबरा, ब्लैक बग आदि। फिर है दुर्लभ प्रजातियां, ऐसी जातियां जो प्राय सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई है, जिनकी संख्या बहुत ही क्या है, विरल है, मतलब कम है, जैसे कि लाल भेड़िया, हेनान, गिब्बन, ग्वान आदि। अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उन्हें उक्त किसी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जा सकता, मतलब उनके बारे में अभी हमको पता ही नहीं है। IUCN ने 1973 में एक कन्वेंशन रखा जिसका नाम है CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, आयोजित की, जिसमें विभिन्न देशों ने संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने पर अपनी सहमति दी। एक कॉन्फ्रेंस की जिसका नाम था CITES। किसने की, IUCN ने। कब की, 1973 में। फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनका जो व्यापार है उसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे, है ना। एक देश से दूसरे देश में इनको ले जाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो कई देश इसमें क्या हुए, सम्मिलित हुए। फिर वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जैव विविधता संधि यानी CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, अस्तित्व में आई, जिसमें आज कितने सदस्य हैं,
193 जो है कंट्रीज इसको मान चुकी है, संधि पे साइन कर चुकी है। उक्त संधि के माध्यम से सभी देशों ने जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मतलब ये संधि ये आपको प्रतिबद्ध करती है, मतलब अगर आप इस पे साइन कर देते हो, आपके जैसे भारत से किसी भी प्रतिनिधि को भेजा और उसने इस संधि पे साइन कर दिया, दैट मीन्स हम प्रयास करेंगे किसके लिए? जैव विविधता को बचाने के लिए। तो ये सीबीडी जो है वो कब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर? ब्राजील में। कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। और ब्राजील के कौन से शहर में हुआ? रियो डी जेनेरियो के अंदर। तो वहां पर ये संधि को क्या किया गया? पारित किया गया। फिर है, ये तो हो गए अंतरराष्ट्रीय प्रयास। अब आते हैं राष्ट्रीय प्रयास, यानी भारत सरकार क्या कर रही है जैव विविधता को बचाने के लिए। तो जैव विविधता पर अंतरराष्ट्रीय संधि सीबीडी पर, क्योंकि भारत भी एक देश है, इन 193 देशों में से भारत भी एक देश है जिसने सीबीडी पे साइन किए, संधि पे, तो जरूर कुछ ना कुछ प्रयास करेगी, है ना, जैव विविधता को बचाने के लिए भारत की सरकार। तो सीबीडी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जैव विविधता एक 2002 क्या किया गया? बनाया गया, जिसके 3 उद्देश्य थे। जैव विविधता का संरक्षण यानी बचाव करेंगे, जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे ये लंबे समय तक क्या रहे? बची हुई रहे, तथा देश के जैविक संसाधनों का उपयोग होने वाले लाभों का समान वितरण, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या हो सके? पहुंच सके। हम जो भी चीजें जैव विविधता के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उसके लाभ को अधिक से अधिक लोगों तक क्या किया जाए? पहुंचाया जा सके। तो ये 3 उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जैव विविधता एक 2002 में त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान किया गया। मतलब 3 अलग अलग कमिटी बनाई गई, एक राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई जैव विविधता प्राधिकरण, एनबीए, है ना। एनबीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। फिर दूसरी है कमिटी बनाई गई किस स्तर पर? राज्य स्तर पर, इसको नाम दिया गया जैव विविधता बोर्ड। तथा स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां। अब क्या है, देखो भारत है, भारत में जो केंद्र सरकार है वो सारे राज्यों में तो नहीं चला सकती ना, तो केंद्र सरकार जो है उसने अपना काम डिवाइड कर दिया। एक तो हम लोग केंद्र सरकार के बारे में पढ़ते हैं, फिर राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं, और फिर हमारी आती है नगर पालिकाएं या फिर ग्राम पंचायत, है ना। तो 3 स्तर पर हमने क्या किया है? सरकार ने अपने काम को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो वैसे ही नेशनल जो स्तर है उस पे तो है एनबीए, यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। राज्य स्तर पर जो काम करेगी संस्था जैव विविधता के संरक्षण के लिए, वो आएगी जैव विविधता बोर्ड। स्थानीय स्तर पर करेगी जैव विविधता प्रबंधन समितियां, है ना, छोटे लेवल पर। तो भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से दिनांक, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, दिनांक 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या किया गया? गठन किया गया, ठीक है। कब किया गया? दिनांक 2 जून 2010 को किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का। क्यों किया गया? पर्यावरण, वन, जल, वायु या जैव विविधता से संबंधित कोई भी कानून हो उसको पारित करना, या कोई भी केस हो उसको सोल्ट आउट करना, ठीक है। अब उक्त कानूनों के अंतर्गत अपील उच्च न्यायालय में नहीं करनी, यानी अगर आपको वन, जल, वायु, जैव विविधता या पर्यावरण से संबंधित कोई भी केस करना हो तो वो उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं करोगे। कहाँ करोगे? राष्ट्रीय हरित अधिकरण में करोगे, ठीक है। ताकि क्या हो? विवाद का निपटारा क्या हो सके? तेजी से हो सके, फास्ट ट्रैक पे वो जो केस है वो चल सके। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इतने सारे जो है केसेस होते हैं, वो केसेस सॉल्ट आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए वायु, जल और पर्यावरण को बचाने के लिए अगर कोई केस किया जाता है तो वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतर्गत क्या किया जाएगा? सॉल्ट आउट किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल के अंदर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर है जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। जैव विविधता का संरक्षण से तात्पर्य ऐसे प्रयासों से है जिनसे जीन्स, प्रजाति, आवास व इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र का हम क्या कर सकें? संरक्षण करें। जैव विविधता संरक्षण की डेफिनेशन क्या है? कि ऐसे प्रयास करें जिनसे जो भी जीन्स होते हैं, मतलब डीएनए खंड होते हैं किसी भी प्रजाति के, वो प्रजाति का आवास होता है वो, तथा प्रजाति को, खुद को और पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कर सके? सुरक्षित कर सकें। अतः जैव विविधता संरक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि हम पूर्ण इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र को प्राकृतिक रूप में क्या कर दें? संरक्षित कर दें। तो वर्तमान में जैव विविधता संरक्षण को 2 प्रकार से क्या किया जाता है? सुरक्षित किया जाता है।
एक तो है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का क्या मतलब है? जीवों को उन्हीं के प्राकृतिक आवास में सुरक्षित कर देना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अभी रणकपुर जाते हो, है ना? या कुंभलगढ़ जाते हो, तो क्या कर दिया? उस पूरे एरिया के अंदर जो जीव है वो एज़ इट इज़ बने हुए हैं, पादप वैसे के वैसे बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने शिकार करने पर या कोई भी मानवीय क्रिया करने पर क्या कर दिया? प्रतिरोध कर दिया। तो स्वस्थानीय मतलब स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। यानी जीवों के विकास एवं वृद्धि के लिए इनके प्राकृतिक आवास ये सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। तो जीवों को इनके प्राकृतिक स्थान पर ही क्या कर दिया जाए? सुरक्षित कर दिया जाए। तो ऐसे संरक्षण को हम क्या कहेंगे? स्वस्थानीय संरक्षण। ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जिस संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षित करना होता है, उसके अनुसार चयनित प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थितियां एवं सुरक्षा क्या की जाती है? उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है जैव मंडल नीचे है ना? उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या सेंचुरीज जो होते हैं, है ना? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य या संरक्षण रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं, ये सारे जो है क्या है? आवास है जिसके अंदर क्या किया जाता है? जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में क्या कर दिया जाता है? सुरक्षित कर दिया जाता है। भारत में अभी कितने 14 जैव मंडल रिजर्व है, 99 राष्ट्रीय उद्यान है, 523 वन्य जीव अभयारण्य और 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें देश का कुल कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है? 1,58,745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, जो कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.83% है। फिर है बहिस्तान, बही का क्या मतलब है? बाहर। तो क्या किया जाता है? जीवों को उनके प्राकृतिक आवास, मतलब ये जंगल है, जंगल इसका प्राकृतिक आवास है, तो जंगल से निकाल कर अगर इसको ऐसे जू यानी चिड़ियाघर के अंदर रख दिया जाए, चिड़ियाघर में उसको क्या किया जाए? खाना पीना दिया जाए, तो प्राकृतिक आवास के बाहर रखकर अगर जीवों को सुरक्षित किया जाता है तो वो बहिस्तानी संरक्षण कहलाता है। जैव विविधता संरक्षण की इस विधि में संकटग्रस्त पादप व जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में क्या किया जाता है? संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके तहत वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान बनाए गए हैं, बीज के बैंक बनाए गए हैं जहाँ बीजों को संरक्षित किया जाता है, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला बनाई गई है, आदि की स्थापना की जाती है। वहीं जंतुओं के संरक्षण के लिए, पादप के लिए संरक्षण के लिए क्या-क्या किया गया है? जो बहिस्तानी संरक्षण है उसके अंदर वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक बनाए, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला बनाई गई, जहाँ उत्तक एक पौधे का छोटा-सा उत्तक लेके पूरा प्लांट क्या किया जाता है? पूरा पौधा विकसित कर लिया जाता है। और जंतुओं के संरक्षण के लिए चिड़ियाघर, एक्वेरियम, एक्वेरियम मालूम है ना? जिसमें मछलियों को रखते हैं काँच की पेटी, उसकी स्थापना की गई। संकटग्रस्त पादपों, जंतुओं के जनन द्रव्य जो होता है अथवा हम बोलें कि बीज को, फल को, पराग कण को, बीजाणुओं को, शुक्राणु, अंडाणु आदि का संरक्षण निम्न ताप पर किया जाता है, मतलब काफ़ी लोअर टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना? 1 माइनस डिग्री टेम्परेचर पर जो है स्लो ग्रोथ तकनीक से किया जाता है। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर काफ़ी लो टेम्परेचर जो होता है, उसके अंदर इन सारी चीज़ों को, पौधे के फल को, बीज को, परागकण को, बीजाणु को, शुक्राणु को रखा जाता है। इस तकनीक को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं या निम्न ताप संरक्षण विधि कहते हैं। इसके अलावा संकटग्रस्त पौधों या जंतुओं के जीन्स को अ, अंकुरणक्षम अवस्था में जीन बैंक के अंदर भी क्या किया जाता है? सुरक्षित किया जाता है। और आपको मुख्य बिंदु देखने हैं क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और इस बार तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएगी, तो इसीलिए आपको मुख्य बिंदु अच्छे से देख लेने हैं। किताब की एक-एक लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि एमसीक्यूज़ आएँगे बेटा आपके। चैप्टर यहाँ पर आपका ये खत्म होता है।